अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है ठंडे ठंडे मौसम में बहुत टेस्टी भी है। और 2023 में मौका मिला था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में जाने का। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर चल रहा था हमारा कुछ खास मुद्दों पर डिस्कशन। भावनाएं बोल देती हैं ऐसी बातें। पहले था बहुत विचार बनते और हमारा लंच टाइम तुम्हें क्या क्या है? आप लो, मैं देखती हूँ। आप लो, मैं आपके ब्लॉग कर देती हूँ। छोला ही मिक्स वेज पनीर भी देखने को मिलेगा आपको इसमें। एंड ये कश्मीरी राइस, एंड ये चपाती, नान नान, और ये लस्सी आपकी फेवरेट। कैसा लग रहा है आप लोगों को फूड? आपकी एक और फेमस डिश है पिन्नी। ये टेक्निकली लड्डू के फॉर्म में होनी चाहिए थी, बट बिकॉज बहुत बल्क में था और ये गर्म था, उस टाइम पे लड्डू बनाना बहुत मुश्किल था, तो हमने इसको ट्रे में डाल के सेट। एक ही मिनट प्लीज। बहुत टेस्टी है, यम्मी। मैं बस आई सबको और कर रहे हैं रूम्स, पता नहीं किसका रूम है ये है। और पाजी हाँ, धूप कितनी अच्छी आ रही है यार। हाँ यार, ऐसे तो रूम्स हमें दिल्ली में भी नहीं मिले थे, अच्छा मिला इनको। कितना खूबसूरत सीन है। सिमरन तुम ना यहाँ पर आने वाले लोगों का रूम। तुम्हारा किस चीज का है? कहाँ से हो आप लोग? मतलब पिथौरागढ़ का डांस कर रहे हो? ये पागल बाथरूम्स भी बढ़िया है। जिसके पुनर्जीवन के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, अपने पूरे जीवन को लगा दिया। वहाँ उस समय अनेक ऐसी बसंती देवी जी, आपने पद्मश्री अवार्ड ग्रहण करके हमारे उत्तराखंड का मान वर्धन किया, उत्तराखंड को गौरवान्वित किया। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हूँ। 12 साल की थी तब शादी होगी, और जिसके साथ शादी हुई वो लड़का 11 में पढ़ता था, तो 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, 1 साल की उसने टीचर की ट्रेनिंग की। उसके बाद जैसे नौकरी मिली, बुखार आया, खत्म हो गया। जब हॉस्पिटल में गया तो वही खत्म हो गया। तो मेरी सास कहने वाली है इसने मेरे लड़के को खा दिया। न वो कभी खाना देती थी और न बातें करती थी। तो मैंने कहा कम से कम मैं माँ के पास जाऊंगी तो माँ तो खाना तो देगी, बात तो करेगी। तो वहाँ गई, मैं गई तो वहाँ फिर एक मेरे चाची की भाई की लड़की, वो कौसानी में पढ़ती थी, कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल लक्ष्मी आश्रम कौसानी। तो वो बहू ने कहा बेटी बसंती, तुम यहाँ आकर ये घास काट के लकड़ी काट के क्या काम करो, क्या होगा, तुम वहाँ जाओ कौसानी में, वहाँ पढ़ाई का काम करो। तुम उनको पत्र लिखो और उनका और वहाँ बता दिया। तो मैंने लिखा राधा दीदी को पत्र कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं कहाँ आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ आओ, ये तो लड़कियों के लिए है, आ जाओ तुम। तो वहाँ गई तो फिर 2-3 साल के बाद गई, 2-3 साल तो माँ के साथ ही रही। वहाँ गई तो फिर 1 साल के वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि लड़कियों को तो स्कूल ही नहीं भेजते थे, लड़कों को स्कूल भेजते थे, लड़कियों को नहीं भेजते थे। कहते थे इनकी तो शादी करनी है, ये 6 साल की है, ये 7 साल की है, ये 8 साल की है, ये 6 साल की है। तो फिर उसके बाद वहाँ जाकर मैं 1 साल की, तो दीदी ने कहा, राधा दीदी ने कहा बसंती अभी तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तुम तो बड़ी हो। मैंने तो कक्षा 4 तक मैं पढ़ी, 5वीं में छमाही पेपर दिया। वार्षिक पेपर देने के लिए वहाँ हमारे दिगरा गांव से लेकर वहाँ ऊपर जाने के, तो वहाँ वो देना नहीं हुआ। फिर शादी हो गई, ऐसा हो गया। तो उसके बाद वहाँ जाकर 1 साल की कटाई बुनाई की ट्रेनिंग की। उसके बाद राधा दीदी ने कहा कि लड़कों को तो स्कूल भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते हैं, तो हम गांव गांव में स्कूल खोलेंगे। तब बालवाड़ी खोली गांव गांव में जाकर, उनके अम्मा बूबू और उनके माता पिता को समझाया। मैं तो गांव गांव में जाकर मैंने कहा लड़कियों को तुम स्कूल नहीं भेज रहे हो, लड़कों को तो भेजते हो, और लड़का और लड़की में क्या अंतर है, बराबर तो है, उनको भी पढ़ाना चाहिए। ऐसे करके अब इनकी तो शादी करनी है, ये तो इतने साल की। मैंने कहा शादी अगर करनी है तब करोगे जब तैयारी होगी,
अभी से क्यों इंतजार कर रहे हो? तो हम बालवाड़ी का बच्चों में लड़कियों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। जब वो तैयार हो गए गांव में, तो एक गांव से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी का लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। तो 2 साल मैंने उन लड़कियों को पढ़ाया जो 7 साल की, 8 साल की, 6 साल की थी। कक्षा 3 में उनको भर्ती किया। कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस वाली है। तब कहते हैं वो दीदी, अगर आप हमारे गांव में आकर हमारे अम्मा बुबू को, हमारे माँ पिताजी को नहीं समझाते, हमारे लिए स्कूल नहीं खोलते, तो आज हम कहाँ से ऐसे बनते हैं। तो हम मेरे से कहते हैं अभी भी, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रहोगे, आपने इतना अच्छा काम किया। तो ऐसे करके कोसी नदी सूख गई थी उस समय, अल्मोड़े में पानी नहीं जाता था। लोग बहुत परेशान हो गए। इतनी अच्छी खेती बाती हुई, उसमें सिंचाई करने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए सब लकड़ी जंगल काट के एक ही घर में 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कनखले लकड़ी रखकर सड़ जाते थे, उनको फेंक देते थे। तब भी कच्ची लकड़ी और चौड़ी पत्ती वाले वो जंगल सब काटने लगे। तो मैं गांव-गांव में जाकर महिला मंगल दल बनाया। मैं पहले गई गांव-गांव में, नेपाल गई, भूटान गई, बांग्लादेश गई, सब जगह गई। और उन्होंने भी कहा कि पहले तो हम लकड़ी काटते, जंगल काटते थे, पानी खत्म हो जाता था। और फिर हमने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाने का काम किया, तो अब हमारे यहाँ पानी आने लग गया। तो वही मैंने उन गाँव में जब महिला मंगल दल बनाया, तो उनको फिर हमने एक 15 दिन की पद यात्रा की, कोसी नदी से लेकर रामनगर तक। तो उनको मैंने कहा सब महिलाओं से, भाई लोगों से, तो माँ से कहो, कोसी माँ से कहो, पानी हाथ में रखकर कि माँ आज तक आपने हमको बचाया, हम अज्ञान थे, अब हम शपथ खाते हैं, हम परीक्षा लेते हैं कि आपने हमको बचाया, तो अब हम आपको बचाएंगे। जंगल हम नहीं काटने देंगे, नहीं काटेंगे। तो 15 दिन की पद यात्रा की। उसके बाद जब अल्मोड़ा में पानी नहीं जाता था पीने के लिए भी, नीचे कोसी नदी हुई, अल्मोड़ा उतनी ऊपर हुआ। तो जब धीरे धीरे जंगल, एक दिन मैं वही देसाल गांव में 10 दिन तक गांव में गई, सुबह 6 बजे से कोई महिलाएं नहीं मिली वहाँ, सब जंगल ही जंगल गई। तो मैंने सास ससुरों से कहा कि कहाँ गए हैं बहुएं, थोड़ा मैं उनसे बात करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा वो जंगल गए हैं, लकड़ी काटेंगी, और क्या करेंगी घर में। तो मैंने कहा लकड़ी काटेंगे तो पानी नहीं रहेगा पीने के लिए, एक दिन में 1 गिलास पानी नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इतनी अच्छी खेती बाती होती है आपकी, और कोई चीज के आप बाहर से नहीं लेते हो, फिर ये चीज होता है। ऐसे करके 11 दिन में जंगल के रास्ते गई तो महिलाएं मिल गई, बहुएं। तो मैंने कहा बैठो, मैं तो 10 दिन तुम्हारे गाँव में आई, तुम कोई मिले ही नहीं, आज मिल गए हो। मैं तो नेपाल गई, भूटान गई, बांग्लादेश गई, सब जगह गई। तो वहाँ भी लोगों ने पहले जंगल काट के पानी खत्म कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाया। अब वो कहने लगे कि हमारे यहाँ पानी आने लग गया है। तो ऐसे तुम अभी जो तरापी और रस्सी लाए हो, इसको लेकर वापस मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ। मान गई महिलाएं, कभी कहती हूँ कि मैं महिलाएं महान होती हैं, वो जब मान जाती हैं तो सब कुछ होता है। मैंने कहा और रस्सी लेकर चलो। तो आ गए, मैं गाँव में गई। फिर उनके पति लोग, उनके और सास ससुर तो मुझे गाली देने लगे, कहने लगे बड़ी आई है ये तो आश्रम में रहती है, इसका तो घर बार कुछ है नहीं, और हमारी बहू को और हमारी पत्नियों को भड़का रही है। तब वो कहने लगे मेरे से, दीदी बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही है, हम आपके साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से फिर साथ में 1, 2, 3, 4 ऐसे गांव में 200 गांव में महिला संगठन भी बनाया, जंगल काटने और जंगल बचाने का काम किया। मैंने कहा जब तुमको लकड़ी की जरूरत होगी तो चीड़ का पेड़ काटोगे, तो हम वन विभाग में जाकर उनसे संकल्प लेते हैं और एक वो भी लिखकर पत्र भी देते हैं कि हम पैसे तुमको नहीं देंगे। जब किसी का घर बनेगा, किसी की शादी होगी, लकड़ी की जरूरत होगी तो चीड़ का पेड़ काटेंगे। चीड़ का जब ऊपर से पानी भी आता है तो पत्ती नहीं है तो वो सीधे पानी चले जाता है। चौड़ी पत्ती वाले जो जंगल होते हैं उसमें पानी आता है तो जमीन में जाता है तो स्रोत बनते हैं। ऐसे करके तो सब समझ गए, गांव-गांव में सब एक गांव से लेकर 200 गांव में संगठन बनाया। तब वो यात्रा की कोसी नदी को। मैंने कहा कोसी माँ से कहो, कोसी माँ आज तक आपने हमको बचाया, हम अज्ञान थे और आज हमको ज्ञान आ गया है, हम संकल्प लेते हैं, पद यात्रा करते हैं, हम आज से जंगल नहीं काटेंगे चौड़ी पत्ती वाले, तो वो माफ कर देना। ऐसे करते हैं। आज अल्मोड़े वाले भी कहते हैं मेरे से, दीदी अगर आप जंगल नहीं बचाती तो हम पानी कहाँ से पीते। बात भी सही है, सबके लिए पानी नहीं मिले, मतलब नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। स्वागत करेंगे, हम आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सीमांत जनपद युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में युवा हित सम्राट और लगातार युवाओं की
तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा लस्सी और एक विशेष खास प्रकार की आटे की मिठाई बनाई गई है। आप इस मिठाई को खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिमरन अंसारी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां सिमरन अंसारी के लिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था, जो भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी रहे। और उत्तराखंड से जिसने प्रतिनिधित्व किया, जिस बालिका ने प्रतिनिधित्व किया, वो है सिमरन अंसारी। एक बार जोरदार तालियां मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सिमरन अंसारी को। वो अपने कुछ अनुभव हमारे बीच में साझा करेंगे। लंबे समय से एनवाईके से आप जुड़ी हुई हैं और अनेक डिबेट में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रतिभाग किया है, हमारे मध्य में है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित गण, सबसे पहले मैं एनवाईके का और एनवाईके से जुड़े सभी वॉलंटियर्स सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मंच दिया अपनी बात को प्रस्तुत करने का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। मुझे इस साल एज अ यूथ लीडर नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 में दिल्ली, जो कि भारत मंडपम में आयोजित हुआ था, उसमें जाने का मौका मिला। इसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स रखवाए गए थे जिसके माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले ये ओपन कंपटीशन था जिसमें क्विज रखा गया था, जिसमें 90 लाख युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 30 लाख युवाओं को चयनित किया गया था ऐसे कंपटीशन के लिए, और ऐसे कंपटीशन में से चयनित 30,000 बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया गया था पीपीटी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए। उसमें चयनित 3,000 युवा भारत मंडपम में गए थे। मोदी जी का इस बार यूथ फेस्टिवल को मनाने का लक्ष्य ये था कि हम 2047 तक अपने भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। तो आखिर उसमें हमारे क्या आइडियाज हैं एज अ यूथ? हम क्या सोचते हैं कि कैसे हमारा देश विकसित बने? हम क्या सोचते हैं कि हम हमारे भारत के लिए एक यूथ के रूप में हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? तो वो सब कुछ हमने वहाँ बताया। वहाँ हमने अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन दी, जो कि अलग अलग 10 टॉपिक, जो प्रमुख टॉपिक थे उन्हें चुना गया। मेरा टॉपिक था विकास भी विरासत, यानी कैसे हम अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि माना जाता है अगर हम विकास में, अगर हम विरासत में ही चिपके रहते हैं तो हम रूढ़िवादी सोच हो जाते हैं, हम विकास को नहीं अपनाना चाहते। लेकिन अगर हम विकास करते हैं तो हम अपनी परंपरा को छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा माध्यम जिसमें हम अपनी विरासत को भी संभालें, अपना विकास भी करें, क्योंकि हमें हमारे देश को विकसित बनाना है। तो इस आधार पर हमने अपने आइडियाज रखे, और जो टॉप 10 सिलेक्टेड बच्चे थे उन्होंने मोदी जी के सामने अपने आइडियाज रखे, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए कि हम युवाओं की क्या सोच है, हम क्या आइडिया रखते हैं अपने देश को विकसित बनाने के लिए। और उन्होंने कहा भी है कि मुझसे ज़्यादा इस देश को अगर कोई विकसित करेगा तो वो हम सब युवा हैं, जो कि सच भी है कि युवा में जो जोश और ताकत होता है वो शायद ही नहीं होती। क्योंकि जब हमारी एज एक दूसरे पड़ाव में पहुंचती है तो हमारे आइडियाज धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन ये वो एज है जहाँ हमें नए नए आइडियाज होते हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग यहाँ आए हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर आपने की होगी, यहाँ के बारे में आपने सीखा है, तो कुछ ना कुछ नए नए थॉट्स आपके माइंड में आए होंगे, कुछ नया आपने सीखा होगा, तो आप अपने घरों में जाएंगे कुछ नया अपनाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम वहाँ गए, जब हम अपने घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि यही पूरी दुनिया है। जब हम बाहर निकलते हैं, तब एक्सप्लोर करते हैं, तब समझ आता है कि बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे 2 बार
दिल्ली में जाने का मौका मिला, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला, पूरे भारत के युवा वहाँ आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके साथ इंटरेक्ट हमने किया। और उसके अलावा भी बड़े बड़े दिग्गज युवा वहाँ आए थे, आनंद महिंद्रा सर और उसके अलावा पिंकी मैम, बहुत से बड़े दिग्गज वहाँ आए थे जिनके साथ मौका मिला हम अपने विचार शेयर करने का। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी NYK का, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर युवा अपनी आवाज़ पूरे देश को सुना सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, अपने देश के लिए ये करना चाहिए, बट हम उसे कर नहीं पाते हैं। या तो हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, या हमें ऐसा स्टेज नहीं मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन NYK ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उस स्टेज से अपनी बात रखें और यहाँ वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर बन के काम भी करें। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी NYK का और अपने देश का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बहन सिमरन अंसारी के लिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर इन्होंने रखी।